नमस्कार दोस्तों, मैं ममता राठौड़ अपने चैनल जीके फॉर टेट पर आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल, जो कि सबसे पुराना स्थल था, हड़प्पा का सबसे प्राचीनतम स्थल था, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीनतम स्थल था हड़प्पा, उसके बारे में बात की थी। और आज हम मोहनजोदड़ो, जो कि इसका दूसरा स्थल खोजा गया था, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर ना पसंद आए तो ऑब्वियसली डिसलाइक कर दीजिएगा और कमेंट में मुझे बता दीजिएगा कि क्यों डिसलाइक किया। ओके, देन लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखिए, ये सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा स्थल है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो ये एक सिंधी भाषा का शब्द है। सिंधी भाषा का शब्द है, मतलब मृतक जो होते हैं, मृतक होते हैं या मुर्दे जो होते हैं, उनको सिंधी भाषा में मोहन कहा जाता है। का अर्थ होता है जो, और ये टीला होता है, इसको दड़ो कहा जाता है। तो मृतकों का टीला मीन्स मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला। दूसरा है, इसका एक और उपनाम है, इसको सिंध का नखलिस्तान भी कहते हैं। ठीक है, सिंध का नखलिस्तान। इसकी खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की थी और इसकी जो स्थिति है वो ये पाकिस्तान में सिंध प्रांत में लरकाना जिले में स्थित है, सिंधु नदी के दाएं तट पर। ठीक है, सिंधु नदी के दाएं तट पर ये स्थित है। और इस नगर की जो विशेष बात थी वो ये कि ये नगर 9 बार उजड़कर 9 बार बसा। ये नगर जो बसा 9 बार उजड़ा और 9 बार बसा, इसके प्रमाण मिलते हैं। और इसकी खुदाई जो उत्खनन किया गया वो 7 चरणों में किया गया, 7 स्तरों में उत्खनन किया गया। यहाँ की जो सबसे बड़ी इमारत है वो अन्नागार है। हड़प्पा का भी सबसे बड़ी इमारत अन्नागार थे और मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत भी अन्नागार है। जिस तरह से हड़प्पा में 6-6 की पंक्तियों में 2 पंक्तियां अन्नागारों की मिली थी, कुल 12 अन्नागार मिले थे, उसी तरह से मोहनजोदड़ो में भी 12 अन्नागार मिले हैं। दूसरा, जो यहाँ का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल है वो है वृद्ध स्नानागार, यानी एक बहुत बड़ा स्नानागार मिला है यहाँ पर। और इस स्नानागार की जो इसका साइज है, आकार है, वो है 54 मीटर लंबा है ये स्नानागार और 33 मीटर चौड़ा है। इस स्नानागार में एक कुंड भी मिला है जिसका साइज है, ये 39 फीट लंबा है, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा कुंड है। ठीक है, और इस कुंड के तले में डामर से एक अवरोधक बनाया गया है जिससे पानी नीचे ना जा सके, यानी तल इसका डामर से बनाया गया है जिससे पानी का रिसाव कुंड से ना हो सके। कुंड के चारों कोनों पे इस तरह से चार टैंक भी मिलते हैं जो कि जल भंडारण का काम करते हैं। और यहाँ पर एक कक्ष मिलता है जिसमें लोग नहाने के बाद अपने वस्त्र वगैरह चेंज कर सकें, या मतलब जो भी है कपड़े, अगर जो भी आपको नॉर्मली नहाने के टाइम पे जो भी सुविधाएं चाहिए होती हैं उनका वो मतलब उपयोग कर सकें उन कक्षों का, इसलिए वहाँ पर कक्ष भी बने हुए मिले हैं। दूसरा, इस स्नानागार का सबसे बड़ा क्या था कि ये धार्मिक महत्व का स्नानागार था। यहाँ पर ये किसी इंडिविजुअल विशेष किसी आदमी के लिए नहीं था कि यहाँ पर कोई एक आदमी जाएगा और स्नान करेगा। ये किसी धार्मिक महत्व के मतलब कोई खास आयोजन होते थे, विशेष आयोजन होते थे, उस वक्त पर ये स्नानागारों में लोग सामूहिक रूप से स्नान करते थे। ठीक है, तो इस स्नानागार का धार्मिक महत्व था। फिर इस स्नानागार को जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण माना है। जॉन मार्शल ने कहा है इस स्नानागार के बारे में कि ये स्नानागार, मोहनजोदड़ो का वृद्ध स्नानागार, विश्व का एक अद्भुत निर्माण है। फिर यहाँ पर एक बहुस्तंभीय सभागार मिलता है और एक आयताकार भवन भी मिलता है। बहुस्तंभीय मतलब बहुत सारे स्तंभ थे उसमें सभागार में, और एक आयताकार भवन भी मिलता है, आयताकार। ठीक है, इनको देख करके ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर कोई प्रशासनिक कार्य होते होंगे। ऑफिशियल पर्पज से ये बनाए गए थे सभागार और भवन। दूसरा, यहाँ पर जो एक और अवशेष मिलता है वो है बुने हुए कपड़े का एक टुकड़ा। बुने हुए कपड़े का एक टुकड़ा यहाँ से मिला है। तीसरा,
मोहनजोदड़ो क्षेत्रफल की लक्ष्य जो गाइड है, लक्ष्य की जो गाइड आती है रीट की, उसमें बताया गया है कि मोहनजोदड़ो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल था, लेकिन ये उसमें मिसप्रिंट है, तो आप करेक्ट कर लीजिएगा उसे। इसका मोहनजोदड़ो की जो मोहनजोदड़ो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा स्थल है। पहला है गनेड़ीवाल और दूसरा है हड़प्पा, तीसरा मोहनजोदड़ो। ओके, फिर है जन घनत्व के आधार पर, ये जन घनत्व के आधार पर सबसे बड़ा क्षेत्र है, स्थल है। ठीक है, मोहनजोदड़ो जन घनत्व के आधार पर सबसे बड़ा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा है, सबसे बड़ा है। नेक्स्ट, यहाँ पर जो एक मुख्य अवशेष और मिलता है वो है एक मोहर। वहाँ पर एक मोहर मिलती है और उस मोहर की जो स्पेशलिटी है, खास बात है, वो ये है कि उसमें 3 मुख वाले देवता को दर्शाया गया है। यानी 3 मुख वाले कोई साधु बैठे हैं, उसमें साधु लगा लीजिए, कोई देवता मानते हैं वो देवता बैठे हैं, और उसमें उसके चारों तरफ यहाँ पर भैंसा, यहाँ पर गेंडा, यहाँ पर वृषभ और यहाँ पर व्याघ्र, इनके चिन्ह हैं। नीचे 2 हिरण के चिन्ह हैं, यहाँ पर 2 हिरण के चिन्ह हैं। इसके ऊपर यहाँ पर 10 यानी 5-5 की संख्या में कुछ अक्षर बने हुए हैं और उसके ऊपर एक मछली का चित्र है। इस तरह की एक मोहर, इस तरह के अंकन वाली एक मोहर हड़प्पा, यहाँ से मोहनजोदड़ो से मिली है। तो इसका जो एक क्वेश्चन पूछा गया था, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि यहाँ इस मोहर पर, पशुपतिनाथ की मोहर पर कुल कितने जानवरों को, कितने पशुओं को दर्शाया गया है, तो इसको आंसर आएगा 7। ठीक है, 7 इसका आंसर आएगा। कैसे, देखिए, चारों तरफ भैंसा गेंडा, यानी एक भैंसा, गेंडा, वृषभ और व्याघ्र 4 ये हो गए, 2 हिरण 6 और एक मछली। ठीक है, 7 जानवर हो गए हैं कुल। तो देखिएगा इसको, और इसको जॉन मार्शल ने इसको पशुपतिनाथ का है, जो ये 3 मुख वाले देवता हैं, इनको पशुपतिनाथ की संज्ञा दी है। इसे आदितम शिव और आदितम प्राचीनतम शिव भी कहा गया है। फिर यहाँ पर एक और अवशेष मिलता है, वो है नर्तकी की कांस्य मूर्ति, घोड़े के दांत, तांबा गलाने की भट्टी और हाथी का कपालखंड यहाँ से मिले हैं। एक सबसे जो खास बात है वो ये है कि यहाँ से किसी भी तरह के कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले हैं। हालांकि ये मुर्दों का टीला, मृतकों का टीला कहलाता है, लेकिन यहाँ से किसी भी तरह के कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो ये एग्जामिनर इसमें कंफ्यूज करने की काफ़ी कोशिश करेगा कि मृतकों का टीला है, मतलब कब्रिस्तान तो होगा ही ऑब्वियसली, बट ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर एक भी कब्रिस्तान का साक्ष्य नहीं मिला है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये तो हमारा था मोहनजोदड़ो। अब आगे चलते हैं, यह है कालीबंगा। दूसरा जो स्थल मिला था वो मिला था कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा जो शब्द है उसका अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। ठीक है, बंगा माने बैंगल, आप ये ट्रिक है, लर्न कर लीजिए। तो काली बैंगल मतलब काली चूड़ियाँ। इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने 1951 से 1953 के मध्य की थी इसकी खोज, और इसका उत्खनन किया था बीबी लाल और बीके थापर ने 1961 और 63 में। 1961 से 63 में बीबी लाल और बीके थापर ने इसका उत्खनन किया था। अमलानंद घोष ने 1951-53 में इसको खोजा था। और कालीबंगा का अर्थ है काली बैंगल्स, काली चूड़ियाँ। ठीक है, इसकी जो स्थिति है वो ये हनुमानगढ़ में स्थित है, राजस्थान में, घग्गर नदी के तट पर। तो घग्गर नदी आए तो ठीक है, अदरवाइज घग्गर नदी के यहाँ पर हो सकता है प्राचीन सरस्वती। ठीक है, घग्गर नदी को प्राचीन सरस्वती भी कहते हैं। जो पुरानी जो सरस्वती नदी अब विलुप्त हो चुकी है उसके लिए प्राचीन सरस्वती। ठीक है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो तो आप कर लीजिएगा। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है या फिर प्राचीन सरस्वती के किनारे पर स्थित है। दूसरा, कालीबंगा से जो साक्ष्य मिले हैं वो हैं चावल के जले हुए साक्ष्य। चावल के जले हुए साक्ष्य कालीबंगा से मिलते हैं। फिर ऊँट के प्रथम साक्ष्य भी, ऊँट के पहली बार जो साक्ष्य मिले वो कालीबंगा से मिले। यहाँ पर जुते हुए खेत मिलते हैं और उन खेतों की स्पेशलिटी क्या है कि वहाँ पर 2 फसलें एक साथ उगाई जाती थी। ठीक है, 2 फसलों को एक साथ बोया जाता था, ये कालीबंगा के खेतों की खास बात थी। दूसरा, यहाँ पर मकान कच्ची ईंटों के होते थे। ठीक है, मकान कच्ची ईंटों के होते थे। तीसरा, यहाँ पर 3 प्रकार के शवाधान मिलते हैं, आंशिक, पूर्ण और दाह संस्कार। आंशिक यानी ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता था शव को, पूर्ण संस्कार उसे गाड़ दिया जाता था और दाह संस्कार उसे अग्नि के हवाले कर दिया जाता था। इस तरह से 3 प्रकार के शवाधान के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। फिर यहाँ पर विश्व के प्रथम भूकंप के साक्ष्य भी मिलते हैं।
और यहाँ से मोहर मिलती है बेलनाकार मोहर। ठीक है, बेलनाकार मोहर सिर्फ और सिर्फ कालीबंगा से मिलती है। पूरी सिंधु सभ्यता में कहीं पर भी बेलनाकार मोहर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, केवल यहाँ पर कालीबंगा में मिले हैं। लेकिन बेलनाकार मोहरें जो थी वो मेसोपोटामिया में प्रचलित थी। तो माना जाता है कि मेसोपोटामिया से कालीबंगा के संबंध रहे होंगे, व्यापारिक संबंध रहे होंगे, इसलिए मेसोपोटामिया से ये मोहर आई होगी, बेलनाकार मोहर। तो फिर नेक्स्ट है अग्निवेदिका। यहाँ पर 7 अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य भी मिले हैं। 7 अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं और कुओं के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर हर तीसरे घर के सामने एक कुआं था। ठीक है, तो कुओं के साक्ष्य भी कालीबंगा से मिलते हैं। फिर यहाँ पर लकड़ी की नालियाँ मिलती हैं, लकड़ी की और ईंटों की भी मिलती हैं, लेकिन मुख्यतः यहाँ पर ईंटों की नालियाँ तो पूरी सिंधु सभ्यता में मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर लकड़ी की नालियाँ खास तौर से मिलती हैं। एक ऐसा स्थल भी है जहाँ पर एक भी नाली नहीं मिलती है, वो है बनावली। बनावली में किसी भी तरह की नाली के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, जो कि हरियाणा में स्थित है बनावली। वहाँ पर किसी भी तरह की नाली के साक्ष्य नहीं मिले हैं। सिर्फ कालीबंगा में लकड़ी की नाली के साक्ष्य मिले हैं और पूरी सिंधु सभ्यता में ईंटों की नालियों के साक्ष्य मिले हैं। फिर यहाँ पर एक गड्ढे में पशुओं की हड्डियाँ और मृगभंग भी मिले हैं। ठीक है, एक गड्ढे में, कालीबंगा में एक गड्ढे में पशुओं की हड्डियाँ और मृगभंग भी मिले हैं। ये थी कालीबंगा और मोहनजोदड़ो के बारे में हमने बात की आज। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी इसको सिंधु घाटी सभ्यता को कवर कर लेंगे और हमारी सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे इसके। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड if you like this video, please share and subscribe my video. Thank you again.